पास में सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स, जिसमें अपने पास में बेसिक है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, पॉइंटर है और फाइल एरर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बेसिक में क्या चीज़ है कि जैसे ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज क्या होती है, फीचर्स बोले तो सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इंस्टॉल सी कंपाइलर और आईडीई। कंपाइलर बोले तो जिस अपने सी लैंग्वेज के कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट कोड बोले तो 01। अब 01 में कन्वर्ट होने के बाद में वो बनती है EXE फाइल। तो वो कैसे बनेगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, कंपाइल एंड रन सी प्रोग्राम। उसके बाद में अपने पास में है वो है सी का पहला प्रोग्राम, वो अपन ने देख लिया। फिर अपने पास में सिंटैक्स है और एक जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उस पूरी चीज़ को देखना कि लाइक अपने पास में .c था, .s बना, .i बना, .obj बना और लास्ट में जाके .exe बना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे समझाना होता है। तो ये जब आईडी इंस्टॉल करते हैं ना तब जाके समझाने में सही रहता है। अब सी का सिंटैक्स रूल की सी के लैंग्वेज के अंदर की साइड में कैसे कैसे आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी और कौन कौन से रूल्स है उनको अपनाना पड़ेगा, वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर एक बार देख लिया तो काम ही खत्म। उसके बाद में बात करते हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। हर भाषा में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके कारण चीज़ दिखती है, जैसे इज, एम, आर। तो जो ये चीज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड है जिसकी मदद से अपने को कोई ना कोई चीज़ लिखनी होगी, एक सेंटेंस लिखना होगा, एक स्टेटमेंट लिखना होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर बोले तो जिसमें अपन डेटा इंसर्ट करेंगे। अब डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा किस टाइप का होगा, तो डेटा होता है वो अपने पास में होते हैं लिटरल। तो किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग लिटरल हो सकते हैं, वो अपने पास में कैरेक्टर लिटरल हो सकते हैं, वो अपने पास में पॉइंट वाले डेसिमल लिटरल हो सकते हैं। तो मतलब ये अपने पास में कैटेगरी होगी। तो ये सारे के सारे लिटरल्स होते हैं। तो मैं बात करूँ कि अगर किसी का नाम है HARISH, तो ये 6 कैरेक्टर का है, तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल हुआ। ए है सिंपल तो वो एक कैरेक्टर लिटरल, 68 है तो वो एक इंटीजर लिटरल, और ऐसे कैसे डेसिमल लिटरल भी होते हैं जिन्हें अपन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बोला जाता है। अब फिर अपन कुछ बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट बोले तो कुछ चीज़ें फिक्स करना कि हाँ भाई पाई की वैल्यू इतनी है तो इतनी है, तो वो चीज़ें फिक्स करनी होती है तो अपन यूज करते हैं कांस्टेंट। फिर मेन चीज़ आ जाती है कि आपने इतनी चीज़ पढ़ी, उसको यूजर से कैसे कम्युनिकेट करवाना होता है, मतलब इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट की बात करें तो बोले तो प्रिंट टैब फंक्शन और स्कैन ऐप फंक्शन। बस प्रिंट टैब से चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा और स्कैन ऐप से यूजर से इनपुट में लेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ना कि अगले वाले के हिसाब से। कि अपन सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो सोचना क्या होता है कि मुझे किस हिसाब से यूजर से कम्युनिकेट करना है, कि मैं बातचीत कैसे करूँगा। जैसे मुझे कोई कैलकुलेटर बनाना है तो मैं पहले पूछूंगा कि हाँ एंटर योर फर्स्ट नंबर, देन मैं पूछूंगा एंटर योर सेकंड नंबर। यूजर ने वापस कोई नंबर एंटर किया तब जाके मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज दिस नंबर। तो वो चीज़ जो होती है यूजर से बातचीत करने की, जैसे कोई ऑप्शंस दे दिए 4 कि हाँ भाई इनमें से इन चीज़ों का क्या करना है। लाइक पहले वाले ऑप्शन पे वो जाता है तो उसे कुछ अकाउंट ओपन करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे जाता है तो वो कुछ लॉगिन अकाउंट पे जाएगा, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएगा तो वो फॉरगेट के ऊपर जाएगा, और फोर्थ वाले पे जाएगा तो वो ऐप से बाहर निकलने के लिए जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए। कुछ एक ऐसे लॉजिक्स भी होंगे जिसमें अपने को यूज करना होगा कि हाँ यार कई बार ये रिटर्न अपने पास में 0 आए, रिटर्न 0 बोले तो अगर आपके कंपनी का लॉस हो रहा है तो भाई लॉस हो रहा है और रिटर्न अपने पास में 0 आ रहा है, मतलब आपके पास में एक लॉजिक हो गया, एक कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन पे क्या काम होना चाहिए, तो उसके लिए अपने पास में इफ कंडीशन आएगी। तो चीज़ वैसे सोचनी होगी कि क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जिसमें अपने पास में हेल्प करने वाली चीज़ें क्या क्या आ जाती है। फर्स्ट वन ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग। सिर्फ यही नहीं होते, रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू। अब ये क्या चीज़ें होती है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब पंगे का सौदा अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे, वो देंगे 5 + 3 = 8, मतलब एक वैल्यू देंगे। और ये जो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर वो क्या देते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। ट्रू बोले तो सिर्फ या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, मतलब बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। 0 को ट्रू मानो और 1 को फॉल्स मानो, या फिर कोई भी अल्टरनेट सॉल्यूशन ले सकते हो। अब चीज़ और देखते हैं कि अपने पास 4 से 5 तरीके के और भी ऑपरेटर होते हैं, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे उसी टाइम पे जब ऑपरेटर के टॉपिक को कवर अप करेंगे। लाइक अपने पास में किस टाइप के आ जाएंगे कि डबल मल्टीपल कंडीशन है और उसको चेक करना है कि हाँ यार अगर मेरी एज होती है ग्रेटर देन 18 एंड मेरे पास में क्रेडिट कार्ड होता है तो मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मल्टीपल सिचुएशन चेक करनी होती है, तो अपने पास में कुछ ऑपरेटर होंगे जिनका नाम है एंड और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है अपने पास में स्विच। स्विच का यूज किया जाए तो अगर उसने चूज किया बंद तो उसके पास में अकाउंट क्रिएट होने पर जा रहा है। हम एक ही ऑप्शन को लेके चलते हैं क्योंकि अपन उस बैंक पे ही एक बार पूरा का पूरा बनाएंगे सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से सी लैंग्वेज सीखेंगे। ये मेन बात है। अब स्विच में अपन ने चेक किया कि 1 डालेगा तो बंदा क्रिएट अकाउंट पे जाएगा, 2 डालेगा तो बंदा लॉगिन अकाउंट पे जाएगा, 3 डालेगा तो बंदा फॉरगेट पासवर्ड पे जाएगा, और 4 डालेगा तो आउट ऑफ बैंक के ऐप। तो ये सारी चीज़ देख ली। अब उसके बाद में सीन आया अपने पास लूप का। लूप बोले तो गोल गोल घूमना। अब गोल गोल किस हिसाब से घूमे, जैसे
मेरे पास में अकाउंट खोलना है करीबन 5,000 लोगों का। अब लंका लग गई भी, 5,000 लोगों का डेटा इनपुट में लेना है, आउटपुट में देना है, भाई कितनी बार लिखेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको एक यूनिक चीज़ सोचनी होती है, जैसे एंटर 1 डॉट नंबर, एंटर 2 डॉट नंबर, एंटर 3 डॉट नंबर। मतलब आपको एक ऐसी चीज़ सोचनी होगी जिसके कारण आपका लूप कंटिन्यूटी में मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ सोचनी होगी कि भाई कब तक बढ़ता रहे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन पॉइंट, कि भाई कहाँ पे रुकना चाहिए। चालू कहाँ से हुआ है वो पता होना चाहिए, रुकना कहाँ पे चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए, और स्टेप कितने होने चाहिए वो भी तुम्हारे हाथ में। स्टेप बोले तो पहले 1 by 1 चल रहा था, मतलब 1 2 3 4 5 इस हिसाब से चल रहा था। अब की बार मेरा मूड हुआ 1 3 5 7 9 इस हिसाब से। अब मेरा मूड हुआ 1 4 7 10 इस टाइप से। तो ये सारे एग्जाम्पल है कि स्टेप बोले तो बीच का गैप, तो वो गैप भी अपन डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनके अंदर वो डेसिमल वाली प्रॉपर्टी सप्लाई होती है ना, डेसिमल वाली बोले तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ तक खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि ये लूप जो है ना, इसमें क्या है कि उनकी एक बॉडी है। सिंपल सा फंडा है कि लूप के अंदर आप कुछ भी चीज़ बनाओगे ना तो वो वही के अंदर ही खत्म हो जाएगी, उसके बाहर जाएगी नहीं। तो लूप एक खुद में एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, और उसको बस यूज करना है खुद के दिमाग से। एज इट इज स्विच है, तो स्विच में ऐसा सिस्टम है जिसको आपको यूज करना है अपने दिमाग से। कोई बंदा एक्स्ट्रा कभी कुछ नहीं बताता, चीज़ों को सोचना एक अलग चीज़ होती है। अब लूप में मेरे पास में ऐसी भी चीज़ भी है, कोई स्पेशल कंडीशन पे लूप को तोड़ना। जैसे अगर बाई चांस बैंक हॉलीडे आए तो मेरे सारे के सारे ऑटोमेटिक रजिस्टर करने वाले जो भी फ़ोन थे वो सारे रुक जाए। संडे आए तो ले भाई, संडे आते वो सारा काम मेरा रुक जाएगा। मतलब लूप में मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ जिसमें मैं उस एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बंद भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो पढ़ाई नहीं। बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं देखी है। अब लूप में ऐसी चीज़ें, और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कई बार वो इटरेशन होते हैं, उनको रोकना होता है। इटरेशन बोले तो ब्रेक एंड कंटिन्यू, तुमने उस टाइम पे भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हो। बात वही है कि चीज़ों को अलग वे में सोच रहे हो कि हाँ भाई अब थोड़ी दिमाग में आया है, उस टाइम पे तो जो जोश में पढ़ ली है, पर रियलिटी ये है कि अब जाके दिमाग खुला है कि बंदे को सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो उसलिए पूरा खोलना है। जब बंदा खुद से कर लेगा तो बेटर रहेगा। अब लूप में अपने पास में एक तो आता है ब्रेक और एक आता है कंटिन्यू। दोनों का काम होता है कि ब्रेक बोले तो स्पेशल टाइम पे तोड़ के लूप को तोड़ देना, और कंटिन्यू बोले तो भाई पर्टिकुलर टाइम को होल्ड पे डाल देना। सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं। लूप तो सारे पढ़ लिए, बेसिक से डेटा टाइप पढ़ लिए। अब आता है वजह कि जैसे अभी तक तो जो चीज़ पढ़ी उससे तो इतना कुछ बना नहीं पा रहे थे, पर अपने पास में एक एरे आ गया। अब एरे का फायदा, अब मेरे पास में कुछ भी चीज़ सीक्वेंस में अगर मुझे रखनी होगी ना तो मैं इसका यूज़ करूँगा। मतलब लूप तो मिल गया और उसके साथ साथ में एरे और मिल गया, तो मतलब अब तो चीज़ों को रखना है और ऑटोमेटिक करना है। तो ये फायदा होता है एक एरे का कि सीक्वेंस में रखनी है और मल्टीपल चीज़ें हैं तो आप एक एरे यूज करोगे। अब एरे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे मैं किसी कस्टमर के लिए लूँ तो कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें मुझे कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी। लाइक कस्टमर की एक आईडी होती है तो वो कस्टमर आईडी दे दी, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय की आईडी दे दी, एज इट इज जो सेल है तो उसका एक इनवॉइस की आईडी देते रहो, ताकि क्या कि आपको चीज़ों को रखना और अरेंज करने में फायदा होगा। ये सिंपल सा फंडा है। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे। अब लूप तो पढ़ा था, कैरेक्टर वाले पढ़े थे। कैरेक्टर किसी का नाम स्टोर करना होता था तो अपने को अलग अलग डब्बे लेने पड़ते थे। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ रखी है, पर अपने पास में एक स्ट्रिंग नाम से आ गया जिसको अपन यूज करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा अपने को नाम वाम लेना। जैसे स्कूल का नाम लेना, इतना बड़ा नाम है तो भाई कितने डब्बे बनाओगे, तो उससे चाहे एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप पढ़ लो और उससे चीज़ों को बड़े अरेंज तरीके से यूज करना सीख लो। फिर अपन बात करते हैं यार स्टोरेज क्लास। यार मेमोरी बढ़ गई, मेमोरी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो मतलब कुछ एक ऐसे वेरिएबल बनाएंगे कि एक बार बन जाए और मैं पूरे सॉफ्टवेयर में यूज करूँ। जैसे भाई मुझे स्टूडेंट के लिए बहुत सारों के लिए है कि बनाना है उनका रिजल्ट, और हर किसी के रिजल्ट पे आना चाहिए अपने स्कूल का नाम, तो मैं हर किसी के लिए डब्बा बनाऊंगा, वही चीज़ उसका डेटा है तो वही नहीं करना होता। इस टाइम पे मैं सबके लिए वो एक डब्बा बनाऊंगा और उसको मैं सब जगह पे दूंगा, तो मेरे क्या कि मेमोरी बचेगी। और सब काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट जो करता है ना वो बंदा सॉफ्टवेयर तरीके से बना सकता है। ये है सच्चाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब लो भाई कोड बहुत लंबा हो रहा था, अपने पास में इंट्रोड्यूस कर दिया फंक्शन, मतलब बड़े लंबे कोड को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का, जिसको जब जरूरत हो यूज कर लिया। और फायदा क्या फंक्शन का कि हाँ यार जो छोटा भाग होगा ना उसको मैं किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ। बस जैसे मतलब मैं एक कस्टमर का बैलेंस ऐड कर रहा हूँ, वो जिस प्रोसेस से मैं उस कस्टमर का बैलेंस ऐड करूँगा ना उसी प्रोसेस से मैं किसी अनदर कस्टमर का भी बैलेंस ऐड कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है एक फंक्शन का। अब फंक्शन के बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो सारी चीज़ पढ़ने के बाद में अपने पास में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंपल सा फंडा है। अभी तक तो क्या कर रहे थे कि आपके पास में कोई ऐसा बड़ा कंटेनर नहीं था जिसमें आप अलग अलग टाइप की चीज़ों को अरेंज करके रख सकते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि एक बड़ा कंटेनर मिल गया, जिस कंटेनर में मैं किसी का नाम स्टोर कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर, अकाउंट एड्रेस, सब ठीक, मतलब करीबन 15 से 20 फील्ड। तो वो सब चीज़ें एक बार मैंने किसी एक कंटेनर के लिए बना दी ना तो मैं उस टाइप के कितने भी लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ। ये है स्ट्रक्चर। अब सब चीज़ें तो सही है, पर क्या है कि फंक्शन में तो एक ही रिटर्न जाता है, फंक्शन से तो एक ही रिटर्न जाता है। ये पहले से सिस्टम में डिजाइन है। तो अपने पास में क्या सीन है कि अपने पास में एक नया टूल किट आ गया जो है पॉइंटर। पॉइंटर का क्या फंडा है कि अपन ने मेमोरी एड्रेस सबसे पहले पढ़े थे।
तो पॉइंटर क्या करता है कि भाई कोई वेरिएबल को पहचानते नहीं, वो तो सिर्फ मेमोरी एड्रेस को टारगेट करता है। तो मैं अगर किसी की मेमोरी एड्रेस पे जाऊँ और उसके बाद में उसको इंटरचेंज कर दूँ, तो मेरे पास में क्या होगा, पहली एक तो सिक्योरिटी बढ़ी, भाई मैंने पॉइंटर से मतलब अगले वाले को पता ही नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक तो सिक्योरिटी बढ़ी, और दूसरा मैंने एक साथ में मल्टीपल काम कर दिए। मल्टीपल काम बोले तो एक जगह से मैंने दूसरी जगह पे पटक दिया, मतलब मैं भी मेमोरी के अंदर तक खेल सकता हूँ, ये होता है पॉइंटर। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर में क्या चीज़ें बताए, मैं पॉइंटर को सीधा के किसी एरे के थ्रू भी पास कर सकता हूँ, कि मतलब एरे को सीधा के एक पॉइंटर में लेके जाऊँ, कि मतलब मुझे एक जैसी चीज़ों को सीक्वेंस में पड़ी है और मैं सबको एक साथ में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एरे को ही पॉइंटर में लेके आ गया। अब इसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे तक फिर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में भी पॉइंटर यूज कर दिया। अब उसका क्या फायदा, मेमोरी तक मुझे अगर पहुंचना होता है ना, तो जैसे अपन डालते स्कैनएप में एड्रेस ऑफ कोई भी है कि डाल देते वेरिएबल का नाम, तो जो एड्रेस तक मुझे पहुंचना ही है, तो मैं डायरेक्टली है कि एड्रेस की जगह पे ऐसा कोई सिंपल सा तरीका नहीं है जिसपे मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं, वो है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। कि कंटेनर के अंदर तक मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट कैसे करूंगा, क्योंकि कंटेनर तो भरा हुआ है, अब इसके अंदर अलग अलग चीजें पड़ी है, तो कैसे मैं उस तक की मेमोरी पहुंचूं, पहले उसकी मेमोरी पे जाना पड़ेगा, फिर उसकी मेमोरी पे, तो उससे चाह कि मैं डायरेक्ट टारगेट करूं, तो वो है पॉइंटर। फिर पॉइंटर के जोड़ बाकी गुणा भाग, कि मेमोरी में कभी भी आप सोचते हो कि हाँ कि 1 बाइट बराबर कितनी बिट होती है, 8 बिट। अब मेन चीज क्या होती है कि अपने पास में एक होता है लाइक अपने क्या बोलते हैं इंटीजर, तो इंटीजर में कितनी होती है 4 बाइट, ये सिंपल सी बात है। तो मैं अगर एक मेमोरी एड्रेस के साथ में 1 प्लस करता हूँ, तो मेरे पास में कितना शिफ्ट होता है 4 बाइट, तो उसमें एक का मतलब 4 बाइट होता है। तो वो सारी चीज पढ़ेंगे अपन पॉइंटर के टाइम पे। नाउ सबसे बड़ी बात, पॉइंटर विद फंक्शंस, मतलब इनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ कि मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी लेयर पे जा सकता हूँ। मल्टीपल लेवल की बोले तो पहले तो मैंने क्या कर दिया कि एक फंक्शन में जो पास हो रहे थे ना वेरिएबल, पहले मैंने उनका मेमोरी एड्रेस डाला, जो वेरिएबल आ रहे थे उनका सिर्फ मैं मेमोरी एड्रेस टारगेट कर रहा हूँ। अब जो फंक्शन मेरे पास में पड़ा था, मैं उसके मेमोरी एड्रेस को किसी और जगह पे डाल रहा हूँ, तो मतलब डबल सिक्योरिटी लेयर को ट्रांसफर करना। और उसके बाद में अपने पास में आता है फाइल एरर। फाइल एरर का मतलब जो भी चीज़ें पड़ी है उन सबको एक TXT फाइल में कन्वर्ट करो और चीज़ों को स्टोर करके हार्ड डिस्क में रख दो। तो उससे क्या होगा कि आप सॉफ्टवेयर जो भी चलाओगे तो आपका डेटा सेफली उसके अंदर पड़ा रहेगा। ये है एक फाइल। तो फाइल को कैसे यूज करना होता है, क्या चीज़ होती है, एरर को कैसे हैंडल करना होता है, ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। और एक पॉइंट सबसे अच्छा है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि यार पूरा कुछ तो जान गए। अब है कि हर बार जो मेमोरी अपने पास में ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर होता है करीबन 30 MB का, पर जब रन करवाते हैं तो भाई 200 MB ले जाता है। तो भाई किस टाइम पे मेमोरी लेनी होती है और किस टाइम पे फ्री करनी होती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें अपन मैलोक एंड कैलोक फंक्शंस कुछ पढ़ते हैं और सिंपल सा फंडा है कि मेमोरी को मैनेज करता है। ये बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अब ये था अपने पास में सी लैंग्वेज का पूरा टॉपिक, जिसमें से अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। एक तो ओवरव्यू में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेनिस रिची, जिसने 1972 में बेल लेबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है भाई, करने दें, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैंडर्ड में क्या दिक्कत है कि उसको सबसे पहले एक स्टैंडर्डाइज करना था, क्योंकि सबको अगर कोई चीज़ प्रोवाइड होती है तो एक स्टैंडर्ड वे में प्रोवाइड करवानी होती है। तो वो आंसी स्टैंडर्ड के तहत सी लैंग्वेज को सम्मानित किया गया, मतलब उसको एक दे दिया कि हाँ भाई इस लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। नाउ तो इट मीन्स कि उस टाइम पे जो किया था उसको बोला था C89, तो पहली आंसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज बनी थी, क्योंकि वही कंपनी थी तो उसने खुद के नाम पे ले लिया। तो ये चीज़ है। नाउ सी लैंग्वेज का 20 साल पुरानी है, पर फिर भी वह मार्केट में दम लगा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई सी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ डेवलप हुई है वो सारे के सारे इसके ही ट्रिक्स यूज करके हुई है, चाहे वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अब सी लैंग्वेज है इतनी पुरानी है भाई, 20 साल पुरानी। लोग तो भाई 15-15 साल पुरानी लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, पर ये अभी भी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, कि जिसका भाई जो वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो काफ़ी अच्छी है। क्यों है? क्योंकि भाई सी लैंग्वेज से पूरा का पूरा एक तो एम्बेडेड सिस्टम जुड़ा हुआ है। एम्बेडेड सिस्टम का सिंपल सा फंडा है कि जो अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके जितने भी कंपोनेंट है उसके अंदर जो कोडिंग होती है वो सी लैंग्वेज के थ्रू होती है। और अभी फिलहाल जावा एंड पाइथन की भी कोड चालू हो चुके हैं। अब सी लैंग्वेज का सबसे बेकार चीज़ वो है अपने पास में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर फिक्स है कि इस वे में चलना पड़ेगा। दैट नीड्स ए कंपाइलर फॉर रनिंग द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज, कि भाई तुम कंपाइलर को कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ उसने रूल बना रखे तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। डू नॉट वरी अबाउट दीज टर्म्स, टेंशन ना लो, अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, यही बात बोली इसने। अब सी लैंग्वेज से पहले क्या हुआ कि सी लैंग्वेज को जो बनाया था ना वो 3 भाषाओं के मिल के बनाया था, एल्गोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज। अब धीरे देखते हैं। BCPL को बनाने वाला इंसान था वो था मार्टिन रिचर्ड्स। अब बी लैंग्वेज के बाद में, अब BCPL के बाद में बी लैंग्वेज बनी, बी लैंग्वेज को बनाने वाला है वो है केन थॉमसन। अब उसके बाद में जब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ने ये लिया 1989 में, तो सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करके सारी नाम छोड़ के C19 वर्जन कर दिया। ये लैंग्वेज बनती कैसे है, मतलब
उसके लिए क्या होता है मेरे उसके लिए भी पुराने वाले कोड 0-1 होगा और अपने पास असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अब असेंबली लैंग्वेज बोले तो अपन भी डायरेक्टली कि 0-1 से कम्युनिकेट सी लैंग्वेज भी नहीं करवाती, वो भी पहले असेंबली में कन्वर्ट होती है और असेंबली लैंग्वेज का मार्केट खत्म है। तो पहले डेवलप हो गया, उसको किसने स्टैंडर्ड लेवल पे रखा नहीं है, तभी तो जाके ये डेल वेल है, तो वो खुद के एक स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। तो जो टिक गया है ना वो बंदा अभी टिक रहा है। तो ये चीज़ तो उन्होंने अपने तक ही रखी है लिमिट में। नहीं तो भाई अगर कोई बंदा हाई लेवल पे जाना चाहता है तो वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के और फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है, तो उसका एक अलग होती है। अब एक चीज़ बात करते हैं अपन कि हाँ इसको एक ISO स्टैंडर्ड अप्रूव था, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं ये वाला एक डायग्राम जिसके अंदर एल्गोल थी वो 1960 के टाइम पे थी, BCPL थी वो 1967 के टाइम पे थी, और B थी वो 1970 फिर ट्रेडिशनल C बनी बट स्टैंडर्डाइज हुई 1989 में। C तो बन गई थी 1973 में, बट स्टैंडर्डाइज जब हुई तब जाके अपन काम कर रहे हैं, विदाउट स्टैंडर्डाइज अपन काम नहीं करते। अब इसके बाद में ISO ने 1990 में वैसे ISO ने भी सर्टिफाई कर दिया कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो। अब आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग C लैंग्वेज वाज क्रिएट ए इजी लैंग्वेज दैट रिक्वायर्ड ए सिंपल कंपाइलर। इसको क्या है कि भाई इसका मूड हुआ था जो इसका डेवलपर था ना, उसने सिर्फ ये सोच करके किया था कि हाँ भाई एक सिंपल सा कंपाइलर होगा और एक सिंपल सी लैंग्वेज होगी जो डायरेक्टली बातचीत करने में बड़े इजी रहे। 0-1 से बातचीत करनी है तो तुझे भी अगर बनाना है तो 0-1 से बातचीत करनी सीख ले। अब C लैंग्वेज कंपाइलर कन्वर्ट्स द रीडेबल C लैंग्वेज कोड इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। भाई C लैंग्वेज इज सो पॉपुलर,